नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एएनएस जीके जीएस रिसर्च एकेडमी में एक बार फिर से। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि सोचा है कि यदि हमारे वायुमंडल से वायु गायब हो जाए तो हमारा क्या होगा? जब हम बिना सांस के रहेंगे, यानी कि बिना सांस, जब वायु न होती तो हमारा क्या होता? अगर वायु अभी हटा दिया जाए पूरे संसार से तो क्या क्या गड़बड़ी आएगी संसार में? तो वायु से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी आप लोगों को वैसे पता ही होगी, लेकिन उससे कुछ हटकर आज जानते हैं इस वीडियो में। न, मैं ऋषभ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एनसीईआरटी के नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है हमारे चारों ओर की वायु। हमारे चारों ओर की वायु, या फिर हमारे चारों ओर जो वायु उपस्थित होते हैं वो। दोस्तों, मैं आप लोगों से पहले क्षमा चाहूंगा कि कुछ दिनों से कुछ निजी कारणों के कारण मैं मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा था, मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज के बाद ये रेगुलर क्लास चलेगी मेरी, और 6th क्लास का 2 ही चैप्टर बचा हुआ है। इसके बाद इस चैप्टर के बाद एक और है, उसके बाद फिर अगले क्लास के साइंस के चैप्टर्स स्टार्ट होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे चारों ओर की वायु। तो इसमें जो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं हम, देखिए उनमें से सबसे पहला तो यही है कि वायु आखिर है क्या, वायु क्या है और वायु कहाँ उपस्थित कहाँ होते हैं, वायुमंडल क्या होती है, वायुमंडल क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या है, अगर वायुमंडल ना हो तो हमारा क्या होगा, ये देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि प्रतिशत वितरण, यानी कि वायु तो उपस्थित होते हैं हमारे वायुमंडल में, लेकिन ये कुछ तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, कुछ गैसों से मिलकर बना हुआ होता है। आखिर वो कितना परसेंटेज में मतलब वायु बनाता है, या फिर वो जो मौजूद होता है उसमें से किन वायु का हमारा जरूरत है, मतलब हम लोगों को जरूरत है, और किसका जरूरत ज्यादा नहीं है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वो हम प्रतिशत वितरण में देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि हम वायुमंडल की कुछ परतें होती हैं, मतलब कुछ परत ऐसा होता है कि जिसमें हम अपना लाइफ जीते हैं, यानी कि जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ मंडल होता है, वायुमंडल का भाग। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसमें ग्रह उपग्रह, जो कृत्रिम ग्रह उपग्रह होते हैं वो मौजूद होते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वायुमंडल की परतों के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वायु में जल, यानी कि जल में भी वायु होते हैं और वायु में भी जल होते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये कैसे एक दूसरे में मौजूद होते हैं और किस प्रकार कौन से जीवों को सहायक होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पवन चक्की क्या होता है, पवन चक्की क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि हम वायु प्रदूषण क्या होता है, और इससे मतलब जो वायु हमारे लिए इतना आवश्यक है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है हमारे बहुत सारे दैनिक गतिविधियों के कारण। तो हम देखेंगे कि वे कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें हमें कम करना होगा, बंद करना होगा, हमारे वायुमंडल को यदि सुरक्षित रखना है, स्वच्छ रखना है। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स के बारे में चलिए डिटेल्स में जानते हैं इस वीडियो में। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है और इससे आगे जो चैप्टर आने वाले हैं वो सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है साइंस के, या फिर जो भी सब्जेक्ट है उन सब के। तो पहले टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है वायु क्या है। दोस्तों, आप लोग जो क्षेत्र में रहते हैं, जो भी मतलब एरिया आप लोगों का है, या फिर आप पृथ्वी के चारों तरफ जो महसूस कर पाते हैं, आप सांस ले पाते हैं, तो उसमें भी वायु का ही योगदान होता है। वायु क्या होता है कि वायु कुछ गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि वायु, मान लेते हैं ये वायु है, तो ये कुछ गैसों का मिश्रण होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर, वायु कुछ गैसों का मिश्रण होता है जो पृथ्वी के चारों ओर कई किलोमीटर के दायरों में फैला हुआ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है और इससे कई किलोमीटर के दायरे पे फैला हुआ है, ये जो वायु जो फैला हुआ है ये मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण है। क्लियर है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? वायु बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर कई किलोमीटर के दायरों में फैला हुआ जो गैसों का मिश्रण होता है निश्चित अनुपात में, उसे हम क्या बोलते हैं? वायु बोलते हैं। क्लियर है? अब हम बोले कि पृथ्वी के चारों ओर कुछ किलोमीटर के दायरों में, यानी कि
जो भी दूरी होगा उसमें मतलब कुछ गैस उपस्थित होते हैं, गैस का मिलकर और वायु उपस्थित होता है। तो वायु जिस क्षेत्र में उपस्थित रहता है पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जिन क्षेत्रों में वायु उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। मंडल मतलब क्या? वायु के रहने का जगह, यानी जहां वायु रहता है उसे वायुमंडल बोलेंगे। और भूमंडल बोलते हैं किसको? धरती जो होता है जहां मिट्टी रहता है उसे हम भूमंडल बोलते हैं। उसी प्रकार से वायुमंडल बोलेंगे जहां पे वायु उपस्थित रहेगा। क्लियर है? और उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रतिशत वितरण क्या होता है। उसके लिए जो चार्ट, पाई चार्ट बनाया हुआ है, इसको हमें देखना पड़ेगा। इस पाई चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जो वितरण है, प्रतिशत वितरण वायु का, आखिर ये प्रतिशत वितरण क्या है? प्रतिशत वितरण देखिए यहाँ पे ये एक पाई चार्ट बनाया गया जिसमें 78% जो है ये जो क्षेत्र है, मतलब कह सकते हैं कि 1/3 से ज्यादा भाग, 1/3 से 3/4 बोल सकते हैं, 3/4 हिस्सा जो है इसका, इससे कुछ ज्यादा ही अंश जो है वो कौन सा गैस है? वायु का। वायु जिनसे बना हुआ है उसका अधिकतम हिस्सा क्या है? नाइट्रोजन है। यानी कि हमारे आसपास जो वायु मौजूद है उसमें आप जो सांस ले रहे हैं इसमें 78% यानी 78% मात्रा में क्या मौजूद है? नाइट्रोजन गैस मौजूद है। और जो सेकेंडरी गैस है वो है हमारा जो जीवन का बनाया हुआ है, जो मतलब सांस लेने में हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गैस है 21% की मात्रा में ऑक्सीजन। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 21% क्या है? ऑक्सीजन है, जो हमारे सांस लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। यदि ऑक्सीजन ना हो तो हम क्या होंगे? सांस लेंगे लेकिन हमारा जो अंदर पोषण होता है वो पोषण प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें जो अंदर जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं पाचन में या फिर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जो होती है वो ऑक्सीजन गैस के कारण हो पाती हैं। अगर सांस नहीं लेंगे तो मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा दम घुटने लगेगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ऑक्सीजन मात्र 21% है और इतने में ही हम जिंदा रह रहे हैं पूरा संसार। ठीक है, और बाकी इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो 99% तो यही दोनों है। यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पूरे वायुमंडल का 99% हिस्सा को कवर करते हैं। और बाकी जो 1% हिस्सा आता है उसमें से भी 0.93%, उसमें से भी 0.93% यानी कि 1% का 93% भाग जो है वो क्या है? आर्गन है। निष्क्रिय गैस जो है, जो मतलब आर्गन का उपयोग कहाँ होता है? बल्ब के जो गैस होते हैं, बल्ब में जो गैस मौजूद होते हैं उसमें आर्गन का यूज होता है। क्लियर है? तो उन सभी में आर्गन का कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? 0.93%। क्लियर है? और कार्बन डाइऑक्साइड, आप समझ सकते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% ही है। फिर भी अगर इसका थोड़ा सा मात्रा बढ़ जाता है तो हमारे जीवन के लिए ये क्या होता है? पीड़ादायक हो जाता है। तो अगर समझिए कि ऑक्सीजन बहुत तेजी से घटेगा, क्योंकि इसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत क्लियर कर देंगे कि क्यों ऑक्सीजन घटेगा और क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और बाकी जो गैसें हैं, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन इत्यादि जो गैसें पाई जाती हैं वो मात्र 1% में सभी होते हैं, सभी 1% में ही होते हैं। क्लियर है? तो ये था प्रतिशत वितरण वायु का। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद 1% में बाकी गैसें मौजूद होती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आर्गन 0.93% में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 या फिर 0.03 भी बोल सकते हैं, बहुत से बुक्स में वो भी होते हैं। तो 0 इतना, और बाकी जो HEH इत्यादि जो है ये सभी मौजूद होते हैं। तो ये था प्रतिशत वितरण किसका? वायु का। अब देखिए वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, गैसों का मिश्रण यानी कि वायु पाया जाता है। वायुमंडल में वायु पाया जाता है। और वायु का जरूरत क्या होता है? वायु की विभिन्न प्रकार की जरूरतें होती हैं। सबसे पहला जरूरत तो है कि पृथ्वी पर जितने भी
जितने भी जीव मौजूद होते हैं उन सभी को सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए वायु की ही जरूरत पड़ती है। तो यदि पृथ्वी से वायु गायब हो जाए तो किसी भी जो भी जीव है, किसी भी जीव का श्वसन नहीं हो पाएगा। और उसमें से एक जीव हम भी हैं, इंसान भी है, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, तो उन सभी का भी श्वसन रुक जाएगा, सांस रुक जाएगी और वो सब भी क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे सब। तो पहला जरूरत क्या है, श्वसन के लिए। और उसके बाद क्या है दूसरा, ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा के रूप में कैसे है कि पवन चक्की होता है, ठीक है, पवन चक्की जो राजस्थान यानी कि जो खाली इलाके होते हैं उसमें पवन चलते हैं तेजी से, तो उस समय पवन चक्की, ये जो 3 पंखी वाला आप लोग देखे होंगे, 3 पंखी वाला बड़ा बड़ा होता है और बड़े बड़े खंभे पर भी होता है, बहुत बड़े बड़े खंभे पर लगाए गए होते हैं। और ऊपर जो वायु चलती है तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से बिजली बनाई जाती है। तो इसका उपयोग किस रूप में किए हम, ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो ऊर्जा के लिए भी किसका जरूरत है, वायु का, सेकेंडरी रूप में कह सकते हैं। और यदि अगली जरूरत के बारे में देखें तो अगला है बारिश होने में जो बादल बनाए जाते हैं, यानी कि समुद्र से जो बादल ऊपर जाता है, पानी ऊपर जाता है और जलवाष्प के रूप में जमा होके और बादल जो बनता है, तो उसमें किसकी भूमिका होती है। यदि वायु ना हो तो वायु चलेगा नहीं, और वायु यदि चलेगा नहीं, पवन चलेगा नहीं, तो ऊपर वायु जल वाष्प जाएगा ही नहीं वाष्प बनकर, और बादल का निर्माण नहीं होगा। और बादल का निर्माण यदि हो भी जाए और फिर भी बादल वायु ना चले तो वो बादल वही बरस जाएगा, यानी कि समुद्र में ही बरस जाएगा। अगर वायु न रहे तो वो जो बादल होगा वो समुद्र में ही बरस जाएगा। तो इस प्रकार वो जो जल चक्र चलता रहता है, यानी कि इधर हम बताए भी थे, जल चक्र जो चलता रहता है, बारिश से होके फिर समुद्र में और समुद्र से होके फिर बादल बनता है और बादल फिर जमीन पर आता है, वो चलेगा ही नहीं। तो इससे हमारे धरती पे जो पेय योग्य पानी जो होता है, पीने योग्य, उसकी प्रतिशत बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा और हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या हुआ, वायु का ही जरूरत हुआ। और पानी में जो मौजूद जीव जंतु होते हैं वो सभी भी इन्हीं के कारण जीवित रहते हैं। उन सभी के लिए श्वसन के लिए एक गलफरे, यानी मछली जो होता है उसमें गलफरे होते हैं, जिसके कारण वो पानी में मौजूद भी ऑक्सीजन, मतलब पानी जो होता है इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो मछली के जो गलफरे होते हैं फिश के, वो क्या करते हैं कि पानी के ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, यानी कि अवशोषित करके और फिर श्वसन करता है। तो उसमें भी नहीं रहेगा तो वो भी सभी जीव मरेंगे ही। तो इस प्रकार वायु की अत्यंत आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए पृथ्वी पर। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि वायुमंडल में जो परतें होती हैं वो आखिर परतें क्या है और वो कौन कौन सी होती हैं, और विभिन्न प्रकार की परतों में कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सी गतिविधि हो रही हैं अभी भी। तो देखिए यहाँ पे वायुमंडल के जो परतें होती हैं, परतों को बांटा गया है उनके मतलब गर्मी के कारण, यानी कि कितना ताप होता है उसमें और कौन क्या होता है उसके कारण भापा गया है। और उसके बाद देखते हैं हम इस पिक्चर को, देखिए, और यहाँ पे एक अर्थ, ये अर्थ है हमारा, और इसके ऊपर जो है वायुमंडल का, ऐसे करके वायुमंडल का परत है, ये सब परत है, ये जो है ये लेयर है, ये परत है। ठीक है, ये जो परत हुआ इससे नीचे और पृथ्वी से ऊपर, ये जो बीच वाला परत हुआ ये हिस्सा, ये क्या है, इसको ही हम बोलते हैं क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभ मंडल इसी को बोलते हैं। ये क्या होता है कि पृथ्वी से ऊपर की ओर पहला मंडल है, वायुमंडल का पहला मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल है, और ये जो होता है पृथ्वी से लेकर, यानी 0 से लेकर और 12 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है। 0 से 12 किलोमीटर के दायरे में कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है। वायुमंडल का कौन सा भाग, क्षोभ मंडल है, और जिसका
0 से 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें कौन सा काम होता है कि मौसमी घटनाएं जितनी भी होती हैं, जैसे बादल लगना, बारिश होना, बिजली चमकना, ये सभी कौन से मंडल में होता है? क्षोभ मंडल की ही ये सभी घटनाएं हैं। हमारा लाइफ का जितना भी साइकिल चल पाता है वो सभी क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही, इतना भर में ही है। क्लियर है? और उसके बाद ये जो क्षोभ मंडल हो गया, इसके बाद क्या है? अगला है समताप मंडल, यानी कि इसमें न ज्यादा गर्मी होता है और न ज्यादा ठंडा होता है। समताप मंडल होता है, यहाँ पे ताप समान बना हुआ रहता है, ठंडा गर्म दोनों औसतन होते हैं। और इसका लंबाई कितना है? 13 किलोमीटर ऊपर से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर तक, यानी 13 से 50 किलोमीटर ऊपर तक में कौन सा मंडल फैला हुआ? समताप मंडल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, 13 से 50 किलोमीटर। और इसमें ही जो एयरप्लेन जो उड़ते हैं, यानी कि हवाई जहाज जो उड़ते हैं, वो इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। और उसके बाद यहाँ पे ओजोन जो लेयर है, सबसे महत्वपूर्ण लेयर, जो पराबैंगनी किरणों यानी कि जो हानिकारक सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणें जो होती हैं, उनसे हमें जो प्रोटेक्ट करता है ओजोन परत, वो इसी समताप मंडल में उपस्थित होता है। और ओजोन लेयर के बारे में आपको बता दें कि ओजोन लेयर क्या होता है। एक लेयर होता है O3 का, यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं वाला परमाणु का एक लेयर होता है। 3 कणों वाला, 3 ऑक्सीजन कणों वाला एक अणु होता है, जिसका एक बहुत ही मोटा लेयर होता है। क्लियर है? और वो हमें पराबैंगनी किरणों या विभिन्न प्रकार की हानिकारक किरणों से जो धरती पर आ सकती हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे हमें बचाता है कौन? ओजोन लेयर, जो कि समताप मंडल में मौजूद होता है। क्लियर है? उसके बाद अगला जो मंडल है वो है मध्य मंडल, यानी कि बीच का जो मंडल है वो कहां से कहां तक है? 51 से लेकर और 85 किलोमीटर तक के बीच में जो मंडल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है कि ये सबसे ठंडा लेयर है। वायुमंडल का सबसे ठंडा लेयर कौन है? सबसे ठंडी परत कौन है? वो है मध्य मंडल, जो कि 51 से 85 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है ऊपर की ओर। ठीक है, और जितने भी उल्का पिंड उड़ के आते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के उल्का पिंड हमेशा पृथ्वी की ओर गमन करते हैं, अभी गति कर रहा है, और उस सभी से जो आता है, यानी यहाँ से आ रहा है, फिर धीरे धीरे घर्षण होते होते वायुमंडल में, और यहाँ तक आते आते सभी समाप्त हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे उल्का पिंड आपको दिखाई देंगे, उल्का पिंड ही दिखाई देते रहेंगे। क्लियर है? जो कि 51 से 85 किलोमीटर के बीच रेंज में फैला हुआ है, और मध्य मंडल वायुमंडल का सबसे ठंडी परत है। क्लियर है? उसके बाद अगला जो मंडल है उसे हम बोलते हैं आयन मंडल। इस मंडल को हम क्या बोलते हैं? आयन मंडल। और अगर इसका इंग्लिश देखें तो वो क्या है? थर्मोस्फेयर। यानी कि इसका इंग्लिश क्या है? थर्मोस्फेयर। यानी इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होता है, बहुत अत्यंत गर्मी होता है, आयन बन जाते हैं सब। आयन के रूप में आपको विभिन्न प्रकार के तत्व मौजूद होंगे। और ये इसका जो रेंज है वो कितना है? 86 से लेकर और 600 किलोमीटर तक है, यानी कि इसका रेंज बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए तो इसका रेंज है 515 किलोमीटर के एवरेज में। ठीक है, कितना? 515 किलोमीटर तक के रेंज में फैला हुआ कौन सा है? ये जो है आयन मंडल वो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो मौजूद होते हैं, यानी कि स्पेस स्टेशन किसको बोलते हैं? जब विभिन्न प्रकार के ऊपर जो जाते हैं, रॉकेट वगैरह जो लॉन्च होते हैं, या फिर ऊपर जो कृत्रिम उपग्रह वगैरह जो लॉन्च होते हैं, उन सभी के लिए फ्यूल जो भराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, और ये कहाँ मौजूद होता है? आयन मंडल में होता है। ये बहुत सारे देश अभी स्थित कर चुका है, जिसमें यूएसए भी आता है। ठीक है, तो ये 86 से 600 किलोमीटर के रेंज के बीच कौन सा है? आयन मंडल मौजूद होता है, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मौजूद होता है। और जो सबसे बाहरी मंडल है उसको हम बाह्य मंडल ही बोलते हैं। बाहरी मंडल को बाह्य मंडल ही बोलते हैं, जो कि 600 किलोमीटर से
10,000 किलोमीटर, सबसे ज्यादा रेंज इसी का है। 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के बीच बीच जो है वो कौन सा मंडल मौजूद होता है? बाह्य मंडल मौजूद होता है। क्लियर है? और इसमें क्या होता है, सैटेलाइट्स जो मौजूद, आप सैटेलाइट जो देखते हैं, जो विभिन्न प्रकार के घटनाओं को, पृथ्वी पर की घटनाओं को कवर करती हैं, वो सब कहाँ मौजूद होता है? बाह्य मंडल में मौजूद होता है। विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट जैसे कि आर्यभट्ट हो गया, रोहिणी हो गया, भास्कर 2, तो ये सभी कहाँ मौजूद है? इसी 600 से 10,000 किलोमीटर के रेंज के बीच मौजूद होते हैं। यदि एग्जैक्ट लोकेशन बताया जाए तो 36,000 किलोमीटर से लेकर और 42,000 किलोमीटर के बीच में ही मौजूद होता है इंटरनेशनल सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट वगैरह, वो। क्लियर है? तो पृथ्वी वायुमंडल की विभिन्न परतों को आप जान चुके हैं और उनके जो घटनाक्रम है, यानी कि कौन कौन सी घटनाएं कौन कौन से परतों में होती हैं, वो सभी आप जान चुके हैं। इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो है वायु में जल। इसको हम पहले कुछ चर्चा किए थे। वायु में जल क्या होता है और जल में वायु क्या होता है। जल में जो विलीन, यानी कि आप जो नॉर्मल जल देखते हैं, तालाब का हो गया, महासागर का हो गया, उस सभी का जो जल देखते हैं, उन सभी में O2 मौजूद होता है। यदि नहीं रहेगा तो मछली या फिर जो जितने भी जल के जीव होते हैं, मछली, ऑक्टोपस, व्हेल इत्यादि जो होते हैं, वो सभी सांस ले ही नहीं पाएंगे। वो घुलित अवस्था में ऑक्सीजन होता है। घुला मतलब पृथ्वी जल जो होता है उसमें घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, जो अवशोषित करके और गलफरा के द्वारा कोई भी जलीय जीव अपने अंदर लेते हैं सांस और श्वसन करते हैं। क्लियर है? तो वो हुआ जल में वायु। और वायु में जल क्या होता है कि जो वायुमंडल है उसमें जल की छोटी छोटी बूंदें हमेशा मौजूद होती हैं। जल की छोटी छोटी बूंदें मौजूद होती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जलवाष्प बोलते हैं। और जलवाष्प जब संघनित होके, मतलब ठंडा होके संघनित होता है, तो फिर वो क्या बन जाता है? जल बन जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में बन जाता है। क्लियर है? तो ये हुआ वायु में जल। अगला क्या है? पवन चक्की, जिसके विषय में कुछ यहाँ पे चर्चा हम किए थे कि पवन चक्की क्या होता है कि इसमें 3 जो क्या कहते हैं पंख लगा हुआ होता है, बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा लगा हुआ होता है। और जो खाली इलाके होते हैं उसमें ये लगाए जाते हैं। ये भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात के इलाकों में, मुख्य रूप से यदि बोला जाए तो राजस्थान में मौजूद होते हैं बहुत सारे मात्रा में। और इसका उपयोग जब ये घूमते हैं, यानी कि जब वायु चलती है 12 से 20 किलोमीटर मिनिमम, 12 से 20 किलोमीटर के रेंज में जब वायु चलता है मिनिमम, तो उससे क्या होता है? पवन चक्की जो है वो घूमता है। और पवन चक्की घूमने के क्रम में क्या करता है? बिजली का निर्माण करता है, जिसका उपयोग हम अपने घरेलू कार्यों में कर सकते हैं। ठीक है? और यदि पवन चक्की के विषय में कहे कि सबसे ज्यादा पवन चक्की किस देश में मौजूद होता है, भारत में तो समझ में आ रहा है कि राजस्थान में। और सबसे ज्यादा देश की यदि बात की जाए तो डेनमार्क जो देश है, डेनमार्क, तो डेनमार्क में सबसे ज्यादा मात्रा में किसका उपयोग किया जाता है? पवन चक्की का, यानी कि वहां सबसे ज्यादा पवन चक्की है, इसलिए उसे पवन चक्कियों का देश भी कहते हैं। क्लियर है? पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को। तो ये आप विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। अगला क्या है? लास्ट टॉपिक जो है वो है वायु प्रदूषण। दोस्तों वायु क्या है, यहां से जो हम टॉपिक की जो शुरुआत किए थे वहां से लेकर और यहाँ तक में हम यही देखे थे कि वायु की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें जीवित रहने के लिए। और यदि इतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वायु, तो हम वायु जो प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण जो वायु हो रहा है, वो तो किसी भी अवस्था में सही बात नहीं है। तो इसे रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तरीके आजमाने होंगे। हमें प्रयासरत रहना होगा कि हम कौन कौन सी गतिविधि करेंगे, कौन कौन सी गतिविधियों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल में प्रदूषण कम हो सके। विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम जो उपयोग होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल वाले गाड़ी हो गए, जब कोई प्लास्टिक हो गया तो प्लास्टिक जब जलता है तो धुआं के रूप में वो जमा हो जाता है, उसका प्रदूषण। और इन सभी के जो गैस होते हैं, इस सभी के कारण जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर में भी ह्रास हो रहा है,
जिसके कारण मतलब बहुत छेद हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर हट रहा है और सूर्य की हानिकारक किरणें जो है वो सीधे धरती पर पड़ रही हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है कि हमारे जीव जो है, जीव जंतु, उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सभी से बचने के लिए क्या करेंगे, यानी कि वायु प्रदूषित जो हो रहा है, इन सभी से बचने का उपाय हमें तलाशते रहना होगा। अब वायु प्रदूषित हो रहा है, इसको क्या करते हैं, इस जिस कारणों से ये हो रहा है उसे हम कम ही कर सकेंगे, कम करने के लिए। लेकिन जो प्रदूषण है उसको समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अभी वाहनों के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देंगे, उसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। और जो खेतों में जो पुआल बचते हैं उसे जलाएंगे नहीं, उसका खाद के रूप में या फिर विभिन्न और कोई मतलब कामों में यूज करेंगे। यानी कि वायु प्रदूषण किसी भी दृष्टि में सही नहीं है। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं, सांस से संबंधित, दमा हो गया, न्यूमोनिया हो गया इत्यादि। तो इससे बचने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपायों को जो सरकार के द्वारा लागू किए जा रहे हैं उसे फॉलो करना होगा, और ये हमारे कर्तव्य के रूप में हम लेंगे। ये नहीं कि सरकार आदेश दे रहा है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम किस प्रकार अपने देश को, हमारे वायुमंडल को किस प्रकार से सुरक्षित रखे, स्वच्छ रखे। तो दोस्तों वह हमारे चारों तरफ के वायु, ये जो चैप्टर था ये समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं कि आपको वायु की महत्ता समझ में आई होगी। आप लोग वायुमंडल को सुरक्षित रखने के विभिन्न प्रकार के उपाय जरूर करेंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ये क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले और क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस के आखिरी क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ।